यस, हाँ जी, हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक है बेटा, हाँ जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीट कैपेसिटी, राइट। बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वन बाय वन हम हीट कैपेसिटीज़ को सारियों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास मेरे बच्चों हीट कैपेसिटी हमें डिस्कस करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात है वी शुड बी नोइंग अबाउट कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी मेरे बच्चों? हीट कैपेसिटी होती है, देखो पहले हम लोग समझ के देखते हैं। देखिए, सो हमारा आज का टॉपिक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट होल्ड करो, 1 सेकेंड, जस्ट चलिए। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, हीट कैपेसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे आज चैप्टर का नाम है हीट कैपेसिटी, राइट। तो अगर मैं हीट कैपेसिटी पे डिस्कशन करूं बेटा, तो देखिए अब हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास कुछ भी है, सर्टेन आई डोंट नो, m मास है, जो भी ले लीजिए। अच्छा, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, मैंने उसका टेम्परेचर T2 करना था इंक्रीज़ करके। आई वांट टू इंक्रीज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। और ऐसा करने के लिए मैंने इसको कितना हीट दिया, Q हीट दिया। सो अब देखते हैं, हम लोग कह सकते हैं टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर by T2 minus T1, heat to be given कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए Q, ठीक है। यानी इसको हम डेल्टा T बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, Q को ना किताबों में डेल्टा Q भी लिखा होता है, आपकी चॉइस है, ठीक है। सो टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, और या इसको 1 केल्विन कह दें, हीट टू बी गिवन इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ठीक है मेरे बच्चों। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो मेरे बच्चों क्या होगी हीट कैपेसिटी? अगर अपन लोग यहाँ से हीट कैपेसिटी की परिभाषा की बात करें, तो हीट कैपेसिटी इट इज़ द अमाउंट of heat to be given to a substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। एंड एक्चुअली इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टडी करते हैं। मतलब हम लोग हमेशा इसका जो स्टडी है वी कैरी आउट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो ये हमारे पास होती है हीट कैपेसिटी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल हीट कैपेसिटी। इट इज़ टू मच ईजी, ठीक है। अच्छा, ये हीट कैपेसिटी हो गया। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो गया? हीट कैपेसिटी हो गई बेटा, इट इज़ इक्वल टू, सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो हीट कैपेसिटी का सिंबल हो गया डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सो व्हाट इज़ डेल्टा Q? इट इज़ जूल, एंड व्हाट इज़ डेल्टा T? इट इज़ केल्विन। तो ये हो गया जूल पर केल्विन। और अगर मैं किसी और यूनिट में चला जाऊँ तो इसका यूनिट कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स कि आप किस यूनिट के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलिए प्लीज़, व्हाट नेक्स्ट भी है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे की बात हमारे पास क्या होगी? इसके आगे की बात हमारे पास होगी कि हीट कैपेसिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है। मतलब एक्चुअली ना, हीट कैपेसिटी को एक प्रायोरिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी हम लोग नहीं लेते, ठीक है। हम लोग हीट कैपेसिटी के अलावा दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी के जैसी ही, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम? देखो, मान लो सैंपल साइज छोटा है, ठीक है। तो हमने T1 से T2 तक टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और हमने इसको हीट कितना प्रोवाइड किया, डेल्टा Q प्रोवाइड किया इसको हीट, ठीक है। तो यानी कि ये जो मैं डेल्टा Q दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द सैम्पल साइज़, इट डिपेंड्स ऑन द सैम्पल साइज़। यानी सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, बड़ी। और अगर सैम्पल साइज़ छोटा होगा तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, छोटी। यानी ये तो गड़बड़ हो गई ना कि सेम सब्सटेंस के अलग अलग साइज़ के सैंपल के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। वी डोंट लाइक सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वी कॉल दिस प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज बेसिकली दे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सैंपल। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ठीक है। अब बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, मास जो है वो किसका एग्जांपल है, एक्सटेंसिव का।
थोड़ा सामान तो मास कम, बड़ा सामान तो मास ज़्यादा, उससे बड़ा सामान तो मास और भी ज़्यादा, तो एक्सटेंसिव हो गया। वॉल्यूम भी कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। क्यों? वॉल्यूम, सैंपल साइज छोटा तो वॉल्यूम कम, सैंपल साइज बड़ा तो वॉल्यूम ज़्यादा, सैंपल साइज और बड़ा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यानी बेसिकली आपके पास सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन आपका हीट, मास एंड वॉल्यूम। बट मास और वॉल्यूम का रेशो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी सेम सब्सटेंस के लिए सेम रहती है, चाहे सैंपल साइज एक डिब्बी जितना हो, एक बॉक्स जितना हो, चाहे वही सैंपल साइज एक रूम जितना हो, चाहे वही सैंपल साइज एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम में भरा हुआ हो। ठीक है, पानी का डेंसिटी अगर प्योर वाटर है तो इट इज़ गोइंग टू बी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, चाहे वो पानी एक गिलास में है, चाहे वो पानी एक बाल्टी में, चाहे वो पानी एक स्विमिंग पूल में, चाहे वो पानी एक समुद्र में है। ठीक है, सो विच मीन्स अब आप खुद बताओ सोच के आप कौन सी क्वांटिटी को ज़्यादा लाइक करोगे। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट वेरी विद द सैंपल साइज, और जो चीज़ वेरी नहीं करते हैं वो अच्छी लगती है। आपको दोस्त भी वो अच्छा लगता है जो चेंज ना हो। डिड यू गेट दैट? तो चलिए, अब हुआ क्या, देखिए प्लीज़, मैं अब इसको जो है ना, ये हमने जो पढ़ा था इसको मैं थोड़ा सा और दोबारा से रीडिफाइन करके लिखता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ m, राइट। ओके, तो अब आगे चलिए प्लीज़। सो ये m हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर मैं m की बात करूँ तो m का इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1 और फाइनल टेम्परेचर कितना था T2। मैंने इसको हीट दिया और इसको इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर को। कितना हीट देना पड़ा इस काम के लिए मुझे? डेल्टा क्यू। अच्छा, अब देखिए प्लीज़, अब मैं पूरा एक लाइन लिख रहा हूँ इंग्लिश में, आपको समझ भी आ जाएगा। टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा टी ऑफ मास कैपिटल M, हीट टू बी गिवन इज़, कितनी हीट है वो हीट डेल्टा क्यू है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ मास कैपिटल M, हीट टू बी गिवन इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब अगर मैं पर केजी निकाल लूँ तो मुझे मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ मास 1 kg, क्योंकि मास से भी डिवाइड कर दिया मैंने इसको, हीट टू बी गिवन इज, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। मास से डिवाइड कर दिया, अब हमने पर केजी निकाल लिया इसको, यानी अब ये सैंपल साइज के इंडिपेंडेंट हो गया। 15,000 किलो के सैंपल के लिए भी पर केजी इसकी वैल्यू वही रहेगी जो 1 ग्राम के सैंपल के लिए रहेगी। ठीक है, सो यानी, और इस टर्म का नाम क्या पड़ गया? बहुत पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटी आपके सिलेबस में जब तक आप पढ़ाई करेंगे बहुत बार आएगी। इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड व्हाट इज़ द सिंबल मेरे बच्चों? काफ़ी सिंपल सा सिंबल है, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू कैपिटल एस बाय कैपिटल एम, यानी कि दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। ओके, एंड बेटा दिस इज व्हाट? दिस इज योर हीट कैपेसिटी, जस्ट हीट कैपेसिटी जो सबसे शुरू में पढ़ी थी। एंड बेटा दिस इज व्हाट? दिस इज मास ऑफ द सैंपल, मास ऑफ द सैंपल। और जब आप इसको आखिरी में लिखेंगे तो वैल्यू तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो स्मॉल एस के यूनिट क्या आएंगे बेटा? ऊपर हो गया जूल, नीचे कौन हो गया? केजी, और साथ में कौन हो गया? केल्विन। तो क्या हो गया? जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, तो यानी मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ गई? डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो अच्छा, एक और इससे इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ चुके हैं तो मे भी आपने चीज़ें वहाँ पढ़ रखी हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एक्चुअली आप। तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे पास डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम इंटू स्मॉल एस इंटू डेल्टा टी। काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है कि हीट किसके बराबर होती है? एम एस डेल्टा टी के। व्हाट इज एम? एम इज मास। व्हाट इज एस? इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड व्हाट इज डेल्टा टी? इट इज चेंज इन टेम्परेचर। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इसको ना एक्चुअली थोड़ा और एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो सपोज ये जो मेरा मास m की बजाय ना मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, तो मेरे सैंपल का साइज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें कितना था? n मोल्स था। कितना था? n मोल्स। उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल T2 था। मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया।
ओके और इस इंक्रीमेंट के अंदर मुझे कितना हीट देना पड़ा, डेल्टा क्यू। फिर से सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, ठीक है, n moles of substance heat required is कितना, डेल्टा क्यू, ठीक है। अब आप इन सबको अब हम इसमें निकालते हैं, मान लो 1 केल्विन से इंक्रीज करने में कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन फॉर n moles of substance heat required is डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, राइट मेरे बच्चों। अच्छा अब आगे देखिए प्लीज़। अब मुझे 1 मोल के नहीं निकालनी, इसलिए मैं इससे भी डिवाइड कर दूंगा। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी। ये एक नई क्वांटिटी आ गई। इसमें भी मैंने क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर दिया, इसलिए सैंपल साइज से मैंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ इन्वॉल्व किए थे। मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज द सिंबल इज सी, और सी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय n डेल्टा टी। यूनिट काफ़ी सिंपल हो जाएंगे, जूल पर मोल पर केल्विन। सो ये इसके ऐसा यूनिट हो गए, ठीक है। सो इट्स क्वाइट ईजी मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मान लीजिए अगर इस केस में भी मैंने आपको डेल्टा क्यू दे रखा हो और आपको मैंने आपको सी दे रखा हो, एन दे रखा हो, डेल्टा टी दे रखा हो, तो डेल्टा क्यू का एक नया फार्मूला बन जाता है एन सी डेल्टा टी, ठीक है। आपने डेल्टा यू के फार्मूले के लिए पढ़ा होगा इसको थर्मोडाइनमिक्स में, एन सी डेल्टा टी, एन सी भी डेल्टा टी होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। वन इज़ दिस इज़ योर जस्ट हीट कैपेसिटी, राइट। एंड बेटा द सेकेंड वन इज़ दिस इज़ कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज sorry this is not molar, sorry यार, sorry, okay। तो ये this is specific heat capacity and this is called as what, this is called as molar heat capacity। ये 3 चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हैं, ठीक है, ओके। सो इसका फार्मूला क्या बनता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और परिभाषा क्या बनती है, व्हाट इज़ डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a given sample by 1 Kelvin, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अच्छा व्हाट इज़ बात नंबर 2, यहाँ पे दूसरी बात क्या निकल के आएगी, सेकेंड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, इसकी पहले फार्मूला देख लेते हैं। ये आ जाएगा S/m, राइट, और वो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। डिड यू गेट दैट, मास ऑफ द सैंपल। डेफिनेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature by 1 Kelvin for a substance of 1 kg, यानी पर यूनिट मास मैंने निकाल लिया, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज़ लास्ट वन, योर मोलर हीट कैपेसिटी। सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, कैपिटल एस बाय नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यानी कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी हो जाएगा। और बेटा फार्मूला क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर by 1 Kelvin for a substance of 1 mole, या फिर for 1 mole of substance, तो काफ़ी सिंपल है यार, इट इज़ टू मच ईजी। डिड यू गेट दैट, यूनिट्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो नोट्स बनाने अच्छे सुंदर इसके, ठीक है। अब चलिए एक बार रिलेशनशिप देख लेते हैं। सो देखिए, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, रिलेट किसको रिलेट करना है,
सी एंड एस को, यानी मोलर हीट कैपेसिटी। और अब देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक सैंपल है, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मोलर मास है एम एम, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स एन है। आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले इसका वैल्यू लिखिए, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू बराबर है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, सैंपल का मास डेल्टा टी आ गया, ठीक है। और इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आ जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? काफ़ी सिंपल है, देखते चलिए अब, ठीक है। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट कर लो, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, ठीक है मेरे बच्चों, इनटू डेल्टा टी। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो स्मॉल एस के बराबर है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए जल्दी से, कैपिटल सी किसके बराबर हो गया, स्मॉल एस। और बेटा ये जो डिनोमिनेटर में इस तरह से होता है ना, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास, क्योंकि ये एस के डिनोमिनेटर में 1/m था ना। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपको सपोज एक मैंने आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ किसी क्वेश्चन में, आपको सपोज एस गिवन है और हीट पूछ रखी है, तो काफ़ी सिंपल है, हीट किसके बराबर आएगी, एस डेल्टा टी के। अच्छा, सपोज आपको स्मॉल एस गिवन है, तो उस केस में हीट किसके बराबर आएगी, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एम एस डेल्टा, ठीक है। अच्छा, कहीं आपको सी गिवन है, तो उस केस में हीट किसके बराबर आएगी, किसी पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर में, उसका वैल्यू हो जाएगा बेटा एन सी डेल्टा टी। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके आगे देखिए, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है विच इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिनको ना आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, दे आर कॉल्ड एज सी पी एंड सी वी। सी पी और सी वी काफ़ी पॉपुलर टॉपिक्स रहते हैं, दे आर टू मच पॉपुलर। अब हम देखते हैं सी पी और एक्चुअली सी पी और सी वी को ना हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गोते मार मार के पढ़ेंगे इन डेप्थ। अभी के लिए सिर्फ मैं आपका काम चला रहा हूँ। देखिए, सो व्हाट आर सी पी एंड सी वी, पहले देखते हैं सी पी और सी वी होते क्या हैं। तो चलिए उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। एक मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो देखिए, नाउ व्हाट इज सी पी एंड सी वी। सबसे पहले सी का वैल्यू लिखिए, सी का वैल्यू किसके बराबर था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कैरिंग आउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही होता है हीट का एब्जॉर्प्शन या हीट का रिलीज होना, ठीक है। इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा इस केस में, उस केस में आपका इसका नाम सी वी पड़ जाएगा, और उस केस में डिनोट करने का तरीका बस चेंज हो जाता है, एन डेल्टा टी। और बेटा यहाँ पे वी लिख देते हैं, जिसको भी आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ना, मतलब होता है कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट है। इट ऑलवेज मीन्स, याद रखिएगा अब आने वाली पूरी स्टडीज़ में आपके, कि दिस टर्म इज़ कांस्टेंट, दिस इज़ केप्ट कांस्टेंट, मतलब होता है इसका केप्ट कांस्टेंट। ब्रैकेट के बाहर जो सबस्क्रिप्ट में जो भी चीज़ लिखी होती है, ठीक है। अब आगे देखिए प्लीज़, लेट्स सी की इससे आगे क्या है, तो उसको देखिए। अब मेरे बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेरे बच्चों, हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हाँ जी। अच्छा, ये बार बार जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये जैसे 1C इक्वल टू, अगर आप में से किसी को टर्न ऑफ करना आता ना, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके बताना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मेरे बच्चों उस केस में आपके पास, इसको मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत, अभी तो सिर्फ हम ये दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इट इज़ देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज सी पी, और उस केस में क्या आएगा, टर्म सेम आएगी बिल्कुल, एन डेल्टा टी, और यहाँ पी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पी इज़ केप्ट कांस्टेंट, पी इज़ केप्ट कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट रखने से क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा जब आप स्टडी करेंगे मेरे साथ थर्मोडायनेमिक्स। अभी के लिए हम सिर्फ एक चीज़ को क्रैम कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्रैम करवाना मेरे रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको इतना डेप्थ में इसको समझाऊंगा केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में कि आपको पूरी कंटेंटमेंट हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इसको सिर्फ क्रैम करिए। हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के लिए ना सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी,
ठीक है। अच्छा वाई इज़ इट सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आंसर इन KTG, आंसर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर आ जाएगा वहाँ आपको इसका आंसर पूरा मिलेगा। और एक और चीज़ बता दूँ कि CP माइनस CV का जो डिफरेंस है, इसकी डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में डेरिवेशन है इस फार्मूला की, इस फार्मूले का नाम भी है, वो सब कुछ हम वहाँ पढ़ेंगे। तो CP माइनस CV किसके बराबर होता है? R के। ये रिलेशन भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है। अच्छा, इसी रिलेशन को ना आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म्स में बताया जाता है। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन था, तो यानी मेरा C किसके बराबर आएगा? S इंटू मॉलिकुलर मास। तो क्या बन जाएगा? देखिए तो ये बन जाएगा S एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू मॉलिकुलर मास, यहाँ बन जाएगा माइनस S एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू में मॉलिकुलर मास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। तो व्हाट इज SP माइनस SV? इट इज़ इक्वल टू R बाय मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। ठीक है, सो अभी तक अगर मैं आपसे बात करूँ, द 5 थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस विद यू, वन इज़ योर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी फार्मूला के साथ कर रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ यहाँ तक की, दैट इज़ S, कैपिटल S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट आप भी खुद को याद दिलवाया करो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, ऐसे ही बार बार। अगर आप माइलस्टोन्स बना के पढ़ाई करते हो ना, कि जैसे ही मैंने 15 मिनट का जो पढ़ा है उसमें जो भी मेरी समरी है उसमें लिख के देख रहा हूँ, फिर अगले 15 मिनट पढ़ के पिछले आधे घंटे में जो पढ़ा है उसकी समरी को मैं 2-3 लाइन में लिख के देख रहा हूँ, फिर अगले 15 मिनट जो पढ़ा है फिर कंबाइंड 45 मिनट्स की समरी को आगे मैं पढ़ के देख रहा हूँ। दिस रियली हेल्प्स यू टू कैप्चर द कॉन्सेप्ट। इस तरह से कॉन्सेप्ट लंबे दिमाग तक आपके दिमाग में रहते हैं और फिर आप उन्हें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। और याद रखिए, सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स जिसकी बात करिए, सिर्फ फार्मूलाज को अप्लाई करने का गेम है। मैथ्स थोड़ा इजी पता क्यों लगता है कि वहाँ फार्मूला सिर्फ पढ़ाया जाता है आपको और उसे अप्लाई करवाया जाता है, लेकिन वो फार्मूला आया कहाँ से वो इतना एम्फेसिस नहीं होता। लेकिन फिजिक्स में प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ पे पूरा एम्फेसिस होता है कि वो फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल एस, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ऑब्वियसली S अपॉन मास के, और कितनी वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? इट इज़ इक्वल टू कैपिटल C सिंबल होता है और ये हो जाएगा कैपिटल S बाय नंबर ऑफ मोल्स, यानी डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। ठीक है, ओके। एंड फाइनली यू हैव योर रिलेशनशिप बिटवीन CP और CV मैंने आपको बताया, और ये किसके बराबर होते हैं? R के। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, ये हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। अच्छा, अब हमारे पास ना इसके साथ साथ एक ना 2 तरह की हीट के बारे में हम लोग और बात करते हैं। जो हीट का नाम ना लेटेंट हीट होता है, लेटेंट। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज लेटेंट हीट्स। सो हमारे पास ना एक तरह की हीट होती है लेटेंट हीट, क्लास 9th में थी आपके पास लेटेंट हीट्स। तो देखिए मैं ना इसके लिए आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करता हूँ। आपको ये लैब में आपके टीचर ने स्कूल में आपको एक्टिविटी भी करवाई होगी। उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने एक कंटेनर लिया होगा और उस कंटेनर में आइस क्यूब्स डाल दिए होंगे सारे में। दीज आर द आइस क्यूब्स इन द कंटेनर, पूरा भर दिया होगा और इसके बीचों बीच से ना एक थर्मोमीटर लगा रखा होगा। आई डोंट नो आप लैब को कितना मस्ती करते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है, बट इस तरह से उन्होंने इसके अंदर एक आपके पास अच्छा, और ये आपके पास थर्मोमीटर का बल्ब हो गया, वो इस तरह से इसके अंदर डुबा रखा होगा, राइट। अब देखिए इसके बाद अब ये आपने इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल रखी हैं बहुत सारी। तो आइस क्यूब्स का तो टेम्परेचर सपोज आपने फ्रिज से निकाली है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी -10 -15 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये आपने इस तरह से आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। सो अब सपोज हो गया, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ आपके पास इसके ऊपर, ठीक है। सो मार्किंग कैसे हो गई भाई? मार्किंग ऐसे हो गई, सपोज़ मेरे बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ -30 हो गया, ठीक है। मैं रीडिंग्स बाहर लिख रहा हूँ कंटेनर के। ये हो गया -20, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 10, ये रीडिंग के सामने हो गया 20, ये रीडिंग के सामने हो गया 30। इस तरह से रीडिंग है इस थर्मामीटर के ऊपर, राइट। और आपने क्या किया? आपने इसके नीचे एक बर्नर ऑन कर दिया। दिस इज़ द बर्नर दैट यू हैव टर्न ऑन अंडर दिस पर्टिकुलर जार, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये सारी बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए प्लीज़ क्या होगा, जैसे जैसे पहले बर्फ़ शुरुआत में गर्म होगी ना, तो ये टेम्परेचर आपका राइज़ करेगा। इसके अंदर आपका जो मरकरी है ना, वो सपोज इनिशियली इस लेवल पे था, वो राइज़ करना शुरू हो जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ,
पहले टेम्परेचर -20 आएगा, फिर टेम्परेचर -10 आएगा, फिर टेम्परेचर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 0 पे आके ये रुक जाएगा, यहाँ से राइज करना स्टॉप कर देगा, राइज स्टॉप्स, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस समय वाटर जो है वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू आइस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर, ठीक है, राइट मेरे बच्चों। आइस जो है वाटर में, आइस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। इज दिस योर वेन्यू? आइस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर, आइस जो वाटर में स्टार्ट कर देगी कन्वर्ट होना, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए प्लीज़। नाउ आइस गेट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर, सो क्या होगा, अब देखिए इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों प्लीज़। तो जब तक पूरी की पूरी आपकी बर्फ़ पानी में नहीं कन्वर्ट हो जाती तब तक ये फर्दर अपने लेवल को राइज़ नहीं करेगा, ठीक है। नो राइज इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी बियॉन्ड ज़ीरो, ठीक है, until the whole water converts into whole water नहीं, सॉरी, until whole ice converts into water, जब तक पूरी की पूरी आपकी आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। जस्ट बेटा वेट करना 1 मिनट। Until whole water converts into ice, okay. So what next we have, इसके बाद देखिए प्लीज़ इसके आगे क्या होगा। अब देखिए इसके आगे हमारे पास और रीडिंग्स लिखी होंगी फर्दर। जैसे ही पानी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से राइज करना शुरू कर देगा आपका। मैं यहाँ रीडिंग लिख देता हूँ 40, ऐसे करते करते थर्मोमीटर यहाँ तक चला गया और यहाँ 100 आ गई, ठीक है। अब देखिए प्लीज़ क्या होगा इसके बाद फर्दर, फिर से क्या होगा, लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल बिगिन टू राइज। जो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी है करेगा, इट विल स्टार्ट राइजिंग एंड इट विल रीच 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचते ही ना दोबारा से क्या होगा, इट विल फर्दर स्टॉप। ये यहाँ पहुँचते ही द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अगेन स्टॉप्स राइजिंग। आपके पास मर्क्यूरी का लेवल दोबारा से जो है राइज करना बंद कर देगा, ठीक है मेरे बच्चों। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा प्लीज़, ठीक है, सो लिसन केयरफुली। देखिए अब क्या होगा मेरे बच्चों, अब हमारे पास ऐसा होगा कब, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। और बॉइलिंग में क्या होता है, पानी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, पानी स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये लेवल कब तक राइज नहीं करेगा, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल नॉट rise till whole of water converts into steam, जब तक सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में, टाइम और टेम्परेचर के बीच में, ये कंटेनर का, सो हाउ दैट ग्राफ लुक लाइक। अपन लोग इधर क्या प्लॉट करते हैं, इस एक्सेस पे हम लोग ले लेते हैं, वी टेक, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, कुछ शेप इंसर्ट कर सकते हैं अपन लोग इसमें। हाँ जी, अटैचमेंट, व्यूज़, रीसेंट नोट्स, नो नथिंग, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो देखिए प्लीज़, हाँ जी, सो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए प्लीज़, ठीक है। तो इस एक्सेस पे हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ हमने क्या ले लिया, टाइम। सो व्हाट यू कैन सी इज़, आप देख सकते हैं कि क्या होगा। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, शुरुआत में हमारे पास टेम्परेचर कितना था, -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, फिर बढ़ते बढ़ते ये चला गया, मान लो 15 की गैप ले रहा हूँ, और बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। सो हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, पहले जब आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर राइज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने पे वो टेम्परेचर का राइज़ करना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब पूरी की पूरी आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब पूरा का पूरा पानी बन जाएगा तो टेम्परेचर फिर से राइज़ करेगा,
100 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ के बाद फिर से आपका टेम्परेचर राइज बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टीम वाटर का आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। स्टीम और वाटर एग्जिस्ट करेंगे और वाटर फटाफट से किस में कन्वर्ट हो रही होगी, स्टीम में। और मेरे बच्चों जब पूरा का पूरा स्टीम बन जाएगा तो ये फिर से, यानी यहाँ पे तो कम्प्लीटली वाटर है, इस रीजन में कम्प्लीटली कौन है, स्टीम है, और मेरे बच्चों इस रीजन में कम्प्लीटली कौन है, आइस है। डिड यू गेट दैट? ठीक है, समझ में आ गया आपको? बताइए प्लीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास रह रहा है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब देखिए हमारे पास ना यहाँ से लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ से हम लोग किसको स्टडी करते हैं, लेटेंट हीट को। ठीक है, सो लेटेंट हीट क्या होती है, छुपी हुई हीट। वाई इट इज़ कॉल्ड एज हिडन हीट? बिकॉज जब टेम्परेचर राइज नहीं करता ना, तो अगर कोई साइंस पढ़ा लिखा बंदा नहीं है ना, जब उसको थर्मोमीटर में आपका मर्क्यूरी का लेवल राइज करता हुआ नहीं दिखाई देगा ना, तो वो ये कहेगा यार इसका मतलब अब नहीं हम इसे हीट कर रहे, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का हीट करना उसके टेम्परेचर राइज से जज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब आपका स्टेट कन्वर्जन हो रहा है या तो बर्फ़ से पानी में या पानी से स्टीम में, उस समय जो सारा का सारा हीट आप दे रहे हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को बढ़ाने में जा रहा है। और रैंडमनेस बढ़ने की वजह से उनके इधर उधर ज़्यादा घूमने की वजह से, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास स्टेट चेंज का मतलब हो रहा है हमारे पास बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में। डिड यू गेट दैट? सो दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ठीक है, सो व्हाट इज़ लेटेंट हीट? सो लेटेंट हीट के हमारे पास दो तरह के फ्लेवर आते हैं। एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक हो गया लेटेंट हीट ऑफ यू कैन से दैट, आप इसको वेपराइजेशन कह लीजिए जी, बिल्कुल बॉइलिंग के टाइम पे, बॉइलिंग। ठीक है, और एक हमारे पास हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं। ये किसके टाइम पे, मेल्टिंग के टाइम पे। मेल्टिंग के टाइम पे मतलब बड़ा आसान है यार, देखिए इट इज़ टू मच ईजी। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल था, उसमें आपको उसकी सारी की सारी स्टेट कन्वर्जन के लिए कितना हीट देना पड़ा, डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू देने की वजह से उसका स्टेट कन्वर्ट हो गया, उसका मास सपोज कितना था, m। तो आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? सो यानी क्या हो गया, जूल पर केजी। ठीक है, ये हीट किस में यूज़ हुई, बॉइलिंग के दौरान, कंप्लीट बॉइलिंग करने में जो मुझे हीट देनी पड़ी। ठीक है, अच्छा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये किसके बराबर होगी, डेल्टा क्यू बाय m। और ये कौन सी हीट है, जो पूरी की पूरी आपकी मेल्टिंग के दौरान, मतलब जब आप बर्फ़ को हीट कर रहे हैं और वो मेल्ट कर रही है, तो ये हीट आपकी किस में यूज़ हुई है, मेल्टिंग में। तो ये दो तरह की हीट हमारे पास और होती है। इसका यूनिट भी क्या बनेगा, जूल पर केजी। अच्छा, यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको ये दे रखा और ये दे रखा हो, तो m इंटू में LV आपको क्या दे देगी, हीट ऑफ बॉइलिंग दे देगी, हीट ऑफ बॉइलिंग। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अगर मैं आगे बात करूं, उसके बाद मेरे बच्चों m इंटू में LF आपको क्या दे देगा, डेल्टा क्यू, ये दे देगा आपको हीट ऑफ व्हाट, हीट ऑफ मेल्टिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बार फाइनल फिनिशिंग टच दे लेते हैं, देखिए प्लीज़। अब अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो क्या यूज़ होगा, ms डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ क्या चीज़ यूज़ होगी, m इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे हीट निकालने के लिए क्या हीट कंज्यूम होगी, ms डेल्टा टी, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर से क्या यूज़ होगा, मास इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इस स्टेट में फिर से क्या यूज़ होने लगेगा, ms डेल्टा टी। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क है, तीन जगह ms डेल्टा टी दिख रहा है। यहाँ पे कौन सी किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, आइस की। यहाँ किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर की। और यहाँ किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वेपर्स की। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज टू मच ईजी एंड रेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों।